मेरा नाम लुब्ना मिर्ज़ा है और मैं नॉर्मन ओक्लाहोमा में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डॉक्टर शुमाइला के साथ बात करेंगे। डॉक्टर शुमाइला न्यूयॉर्क में रहती हैं और आज वो हमें बर्थ कंट्रोल के तरीके बताएँगी। तो जी, डॉक्टर शुमाइला आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर आप अपनी टॉक शुरू करें। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला है। मैं न्यूयॉर्क में रहाइश पज़ीर हूँ 12 साल से और मैंने अभी यहाँ के इम्तिहान पास किए हैं और मैं वो मेडिकल के और मैं अभी अपनी उसमें जॉब तलाश कर रही हूँ। तो आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आगाही देना चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि माने-हमल के तरीकों के बारे में। लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी इस बारे में, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। माने हमल के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि परहेज़, उसके बाद है गोलियाँ यानी कि टैबलेट्स, देन इंजेक्शंस दैट इज़ कॉल्ड द डेपो-प्रोवेरा, देन द गुब्बारा दैट इज़ द कंडोम, देन देयर इज़ द नोवा रिंग, देन देयर इज़ द पैच, नोवा रिंग पैच। रहम के अंदर एक मुस्तकिल हम आला डाल देते हैं, मतलब यूट्रस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द कॉपर टी, उसको कहते हैं कॉपर टी। उसके बाद अगला तरीका है इंज़ाल से पहले वापसी, मतलब विथड्रॉल बिफोर इजैकुलेशन एंड देन इमरजेंसी माने हमल की गोली, इमरजेंसी दवाई जो हम लेते हैं अगर हम मियाँ-बीवी आपस में मिले हों, तो इमरजेंसी हम चाहते हैं कि मतलब अ, बच्चे की पैदाइश ना हो और हम लोगों को हमल ना हो, तो हम वो इमरजेंसी टैबलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद अगला तरीका है नसबंदी औरत में जिसको कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन और नसबंदी मर्द के अंदर जिसको कहते हैं विज़ेक्टमी। हम सबसे पहले तरीका की बात करते हैं दैट इज़ द परहेज़। ये तरीका सबसे ज़्यादा कारआमद है। इसकी जो कामयाबी है वो 100% है। फ़र्ज जिसको कहते हैं वजाइना, उससे या मुँह से या एनल किसी किस्म का सेक्स ना किया जाए। उससे पहली बात ये है कि जिनसी बीमारियाँ लगती हैं और बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल दरपेश होते हैं। सेकंड हमारे पास जो तरीका आता है दैट इज़ गोलियाँ खाना। ये भी माने-हमल का इम्पोर्टेंट तरीका है और इस रोज़ गोली खानी है। गोली 6 महीने तक भी खा सकते हैं, गोली 12 महीने तक भी हमल नहीं होगा। ये अच्छा वक़्फ़ा है, ये एक अच्छी मुद्दत तक के लिए हमें वक़्फ़ा देता है। बेसिकली गोलियाँ करती क्या हैं, वो बैज़ रेज़ी यानी कि ओव्यूलेशन को रोकती हैं। बैज़ रेज़ी ओव्यूलेशन को रोकती हैं। बच्चा पैदा करने के लिए, हमल करने के लिए हमें हम ओव्यूलेशन को करवाना पड़ता है, लेकिन वो ओव्यूलेशन को रोक देती हैं जिसकी वज़ह से हमें हमल नहीं होता। फिर अगला तरीका हमारे पास ये होता है कि इंजेक्शंस, ये हैं टैबलेट्स फ़ैमिला 28। इसके बाद ये पाकिस्तान में हर जगह बहुत आराम से अवेलेबल हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास अगला तरीका आता है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस हम लगा सकते हैं अगर हमने 1 महीने का वक़्फ़ा रखना है, 1 महीने के लिए, अगर हमने 26 महीने के लिए रखना है, तो 26 महीने के लिए और हर 3 मंथ्स के बाद मतलब 3-3 महीने के बाद भी हम वक़्फ़े के लिए लगा सकते हैं। ये महदूद मुद्दत के लिए होता है। इंजेक्शंस का नुकसान ये होता है कि इससे हमारे जो पीरियड्स होते हैं, यानी कि जो हमें माहवारी आती है, वो सही नहीं रहती है, थोड़ी-सी इर्रेगुलर रहती है। उस थोड़ी-सी उल्टी आती रहती है, दिल मतलाता रहता है। जो इंजेक्शंस होते हैं वो बेसिकली लगाए जाते हैं उम्र देख के, वज़न देख के और ख़ानदानी तारीख देख के लगाए जाते हैं। अगर मुसलसल इंजेक्शन लगाते रहें, तो उससे हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस औरतों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो इंजेक्शन होता है ये हमारा ईस्ट्रोजन को बंद कर रहा होता है। वो एक हार्मोन हमारे अंदर मौजूद होता है ईस्ट्रोजन, वो हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है हमारी हड्डियों के लिए और इससे विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी यानी कि विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। तो ये तरीके हैं सारे के सारे जो वाज़े तौर पे एक्सप्लेन किए गए हैं और उनके इस्तेमाल का चार्ट भी बताया गया है कि किस-किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला तरीका जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड उसको कहते हैं हम गुब्बारा यानी कि कॉन्डम। एक होता है मर्दाना गुब्बारा और एक होता है ज़नाना गुब्बारा। तो हम मर्दाना गुब्बारे की बात करते हैं। मर्दाना गुब्बारे में हमें 98% कामयाबी मिलती है और हमारी जितनी भी जिनसी बीमारियाँ यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ होती है, हम उनको भी उनसे भी महफूज़ रह सकते हैं। कॉन्डम्स हर जगह मौजूद हैं।
कॉन्डम्स क्या करते हैं, अज़ुए तनासिल यानी कि पीनस के ऊपर रखा जाता है ताकि नुत्फ़ा यानी कि स्पर्म्स को रोका जाए, वो रहम यानी कि यूट्रस के अंदर या सर्विक्स के अंदर ना जा सके। ये रबड़ का भी बना होता है, ये और प्लास्टिक का भी बना होता है और ये सिलिकॉन का भी बना होता है। इसके 3 तरीकों से ये बना हुआ होता है। हम इस कॉन्डम्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम किसी गर्म जगह पे इसको नहीं रख सकते, हम इसके ऊपर तेल या किसी किस्म की क्रीम भी नहीं लगा सकते। दोहरा हमेशा दोहरा गुब्बारा या कॉन्डम इस्तेमाल करना चाहिए और ख़्याल रखें कि जो आपका साथी है, आपकी बीवी है, उसको इससे एलर्जी ना होए। अब हमारे पास आ गया ज़नाना गुब्बारा। अब ज़नाना गुब्बारे की बात करते हैं तो औरत के जो रहम यूट्रस है, उसके मुँह के ऊपर रख दिया जाता है ताकि स्पर्म अंदर यानी कि नुत्फ़ा अंदर ना जा सके। ये तरीका जो होता है वो 95% कामयाब होता है। अगला तरीका हमारे पास है, इसको कहते हैं छल्ला यानी कि नोवा रिंग। ये तरीका ये जो मेथड होता है 99.7% कामयाब होता है, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। ये हार्मोन्स के तरीके से ही काम करता है और ये भी ओव्यूलेशन यानी कि बैज रेज़ी को रोकता है। हमारे पास अगला तरीका जो आता है वो ये इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये छल्ला यानी कि फर्ज यानी कि वजाइना में 3 हफ्ते तक रखा जाता है। 3 हफ्ते तक रखा जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है पैच। ये पैच का तरीका 99.7% कामयाब है। हार्मोनल तरीका है। बैज रेज़ी को ये रोकता है। जिल्द पर इस पैच का चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हार्मोन्स इसके चिपकने के साथ हमारे जिस्म में सरायत करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला तरीका आता है, रहम के अंदर मुस्तकिल माने हमल का आला रखना। दैट इज़ कॉल्ड कोपर्टी, उसको कहते हैं हम कॉपर्टी। इसका दूसरा नाम मिरीना है, MIRENA। हम इसके ऊपर इस कॉपर्टी के ऊपर एक खास किस्म की दवाई लगी होती है, जिसमें से आहिस्ता-आहिस्ता एक हार्मोन निकलता रहता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये हमारा 20 माइक्रोग्राम के लिहाज से 24 घंटे में आहिस्ता-आहिस्ता निकलता है, यूट्रस में, रहम में। और ये माने हमल और शदीद माहवारी जिनको होती है, शदीद पीरियड्स जिनको होते हैं, उन दोनों के लिए बेइंतहा कारआमद है। पाकिस्तान में इस कॉपर्टी की थोड़ी कीमत ज़्यादा है, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 13,000 पाकिस्तानी रुपीस। और ये बहुत अच्छा गैप देती है 5 से 12 साल का, लाइक 5 टू 12 इयर्स गैप। और जो हमें पीरियड्स में पेन होता है, ये उस पेन को रोकता है, माहवारी की दर्द को रोकता है और ये यूट्रस यानी कि रहम की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रहम के अंदर नुत्फा या जमाव नहीं जा सकता और इम्प्लांटेशन यानी कि जमाव नहीं हो सकता। और अगर किसी को कोई जिनसी बिगारी बीमारी है या बिला वजह बच्चादानी से खून निकलता रहता है, जिसको यूट्रस कहते हैं, तो ये कॉपर्टी इस्तेमाल ना करें। हमारे पास अगला तरीका है इंजाल से पहले वापसी, इसको कहते हैं विथड्रॉल इंग्लिश में। ये तरीका माने हमल के लिए काम कारआमद है, मतलब इसकी जो सक्सेस कामयाबी है दैट इज 73%। इंजाल यानी कि इजैकुलेशन से पहले ही अज़ुए तनासिल यानी कि पीनस को बाहर निकाल दिया जाए यूट्रस से। अगला तरीका हमारे पास है जिसको कहते हैं इमरजेंसी गोली। इमरजेंसी गोली बेइंतहा कामयाब। 24 से 48 घंटे में जब आप मुबाशरत करते हैं, जिसको इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर आपने लेनी है और तो ये कामयाब करेगी और 5 दिन 24 से 48 घंटे के अलावा 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कारामद ये तब होगी जब 24 से 48 आवर्स हो जाएँगे, 48 घंटे। ये भी ओव्यूलेशन यानी कि बैज रेज़ी को रोकती है और साथ ही ये इम्प्लांटेशन यानी कि जमा नहीं होने देती यूट्रस के अंदर, जिससे हमल हो। इसको खरीदने के लिए इसको खरीदने के लिए 17 साल से ज़्यादा उम्र का होना, 17 इयर्स अबव होना ज़रूरी है। अगला तरीका हमारे पास है नसबंदी फीमेल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूबल लाइगेशन, बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन। दोनों तरफ की ट्यूबों को आपका जब खानदान मुकम्मल हो जाता है, उसको कहते हैं ट्यूब का बंद करना। तो माने हमल का 99% कामयाब तरीका है ये ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबों को दोनों तरफ से कट लगा के जला दिया जाता है ताकि खातून हामला ना हो और ये मुस्तकिल तरीका होता है।
ये तरीका आप कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सी सेक्शन के दौरान जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तब करना ज़्यादा आसान होता है, तब ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर होता है, आराम से हो जाता है और इसका माहवारी के ऊपर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता, ट्यूबल लिगेशन का। अब आ गई विज़ेक्टमी, मर्दाना विज़ेक्टमी, मर्दाना नसबंदी। ये मायने अमल का मुस्तकिल तरीका विज़ेक्टमी। ये एक नाली है जो खसियों से मतलब टेस्टिस से जरासीम यानी कि स्पर्म्स को लेके जाती हैं और सीमन का यानी कि सीमन को उर्दू में कहते हैं मनी का इखराज कराती हैं, जो कि इंसान को साहिब औलाद बनाता है। नाली बंद कर देने से जरासीम यानी कि स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे। मुबाशरत के बाद मनी जिस्म से बाहर निकलेगा तो जरासीम आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने विजेक्टमी कर दी है, हमने टोटल ब्लॉकेज करवा दी है वहां पे। खानदान मुकम्मल करने के बाद ये तरीका 99% कामयाब है। किसी भी मर्द के अंदर अगर मर्दाना कमजोरी हो, जल्दी यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसको कहते हैं जल्दी अंजाल होना, किसी भी चीज का इस विजेक्टमी के ऊपर कोई असर अंदाज नहीं है। आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुमाइला। आपने ओबीजीवाइन में काम किया है पहले? जी, मैंने किया है। जी, मैंने 6 मंथ्स लेडी एचिसन जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मैंने लेडी एचिसन हॉस्पिटल में 6 मंथ्स काम किया। मैंने सी सेक्शंस किए, मैंने कोई थाउज़ेंड्स डिलीवरीज़ की वहाँ पे, नॉर्मल डिलीवरीज़ की, फॉर्सेप्स डिलीवरी की और वेक्यूम डिलीवरीज़ की, सब देखा हमने, हिस्टेक्टमीज़ की, हमने जी, बहुत काम किया। हमने जी, एक-एक मरीज़ देखा, बीपी शूट करता है औरत का, डायबिटीज़ हो जाती है। हमने ऐसी-ऐसी औरतें देखी जिन्होंने 10-10 साल कंसीव नहीं किया था। प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, कीमती प्रेगनेंसी थी, तो हमने उनको वहाँ पे एडमिट किया। पूरे 9 महीने हम उनको वहाँ पे रख के उनको उनका बच्चा पैदा करवा के उनको खैर-खैरियत से भिजवाया। तो उसमें बहुत काम किया। जी। डॉक्टर शुमाइला, आपके ख़्याल में क्या हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को उनके जिस्म के बारे में बताएँ, नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में और उनके बलूगत के दौरान उनके जिस्म में और ज़हन में जो तब्दीलियाँ आती हैं, उसके बारे में हम उनको एजुकेट करें? ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम हमारे बच्चे बाहर जाके चीज़ें सीख के आते हैं और उनको घर में फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उन पे अमल दरामद करते हैं। वो चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल होती हैं। अगर हम अमेरिका के कल्चर के मुताबिक बात करें, तो अमेरिकन कल्चर में सब कुछ एजुकेट किया जाता है शुरू से ही, स्कूलों के अंदर। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कहते हैं, पाकिस्तान का माशरा हो गया, वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, बच्चे नहीं बताना, बच्चों को ये चीज़ें नहीं बतानी। जो चीज़ें उन्होंने बाहर से सीख के आनी चाहिए, हाँ, हमें खुद उनको गाइड करना चाहिए कि आप बेटे अब आप ऐसे हैं, अब आप थोड़े अरसे बाद आपकी बॉडी के अंदर ये आएगा, इस तरह आपकी ब्रेस्ट डेवलप होगी, इस तरह से आपके हेयर्स आएँगे, इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। तो उनका माइंड प्रोसेस करता जाएगा, बनता जाएगा और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए शुमाइला कि जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन की जब शादी होती है, तो उनको फ़ौरन ये प्रेशर दिया जाता है कि आप फ़ौरन बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करने से आपका ख़ानदान मज़बूत होगा और आपके ताल्लुकात मज़बूत होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अब यहाँ पे भी डॉक्टर लुबना, यहाँ पे भी 2 मुआशरों की बात करते हैं हम। हम अमेरिकन मुआशरे की बात करते हैं और पाकिस्तानी मुआशरे की बात करते हैं। अमेरिकन मुआशरे के अंदर औरत ज़रा खुद मुख्तार है, वो थोड़ा कमाती है, थोड़ा वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करती है। लेकिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 45 तक अपनी फैमिली कंप्लीट करनी करनी है। उससे भी पहले हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में होता था अर्ली 20s में ही कर लो। अब उन पे जो प्रेशर दिया जाता है, वो उस प्रेशर का उनके ऊपर अच्छा असर नहीं होता, बल्कि उलट होता है। उनकी प्रेगनेंसी और डिलेड हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं हो रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। थोड़ा-सा टाइम दें। अगर 1 साल तक आप या 1 एंड अ हाफ ईयर तक अगर कोई भी कपल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। आप इसको नॉर्मल प्रोसीजर कंसीडर करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 2 साल से ऊपर का टाइम हो जाए और आपको ऐसे लगे कि आपने अब ये प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं,
तो फिर कोई ना कोई कॉज़ आप सॉर्ट आउट करें, अगर आपको अपनी फैमिली कंप्लीट करने में जल्दी है। अच्छा ये बताइए शुमाइला कि जैसे ख़ातून प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका इस प्रेगनेंसी का उनके जिस्म पे और उनके ज़हन पर, उनकी सेहत पर क्या असर होता है? उन औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उनके जिस्म में जो चेंजेज़ आना शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट बढ़ती है, छाती में आती हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ ऑल अबाउट आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें आती हैं, आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। आपकी स्किन या तो लाइट हो जाएगी या उसपे हाइपर पिगमेंटेशन आ जाएगी। तो आपके जिस्म का एक-एक हिस्सा इस पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि अगर औरत एक बच्चा जन रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक लड़ाई लड़ रही है। मतलब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड। कौन-सा पार्ट? आपका हार्ट इन्वॉल्वड होता है, आपकी किडनीज़ इन्वॉल्व होती हैं, आपका जीआईटी का सिस्टम स्लो हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, वो कहती हैं ऊपर रिफ्लक्स आ रहा है, कुछ की स्किन के अंदर चेंजेज़ आ जाती हैं, कुछ को टाँगों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, कुछ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाता है, अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से कि अल्टीमेटली क्या होगा, हम कैसे डिलीवर करेंगे? तो एक इट्स अ स्ट्रीम ऑफ इमोशंस जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो मैनेज करती हैं, वो उसको स्ट्रगल करती हैं, उसके साथ कोप करती हैं और अल्टीमेटली वो एंड सिर्फ डिलीवरी पे एंड नहीं करता। डिलीवरी के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है उनको। अगर बहुत शदीद हो, पहले भी कोई इसी तरह की साइकियाट्रिक बीमारी हो उनको किसी किस्म की, तो उसमें उनको साइकोसिस होना शुरू हो जाता है। तो वो खतरनाक भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पे असरअंदाज होती हैं। जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर शुमाइला कि क्या सारी प्रेग्नेंट ख़वातीन को अपने ओबीजीवायन के साथ कंसल्ट करना चाहिए या सिर्फ़ उनको तभी जाना चाहिए डॉक्टर के पास जब उनको कोई तकलीफ़ हो रही हो या कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए? नहीं, हर चाहे वो यहाँ पे हो, अमेरिका के मुआशरे में हो, चाहे वो पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एवरी मंथ उनको फ़ॉलो अप कराना चाहिए। क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कि पहले 3 मंथ्स में डिफरेंट टेस्ट हैं। सिफिलिस का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट है, आपकी ब्लड ग्रुपिंग हो रही है। अगले वाले में और टेस्ट है। एडवांस टेस्ट है। तीसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि आखिरी महीनों में 3 महीनों में और किस्म के टेस्ट हैं। तो मुसलसल वो टेस्ट होते रहते हैं, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन होना होता है, एवरीथिंग हर महीने फॉलो अप, एवरी 3 मंथ्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड। अगर उम्र ज़्यादा 40 से अबव तो पहले ही वो जब जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुए तो सेल डीएनए एक टेस्ट होता है वो क्रॉनिक विलस सैंपलिंग होती है अगर हमें कोई एब्नॉर्मेलिटीज़ हो। तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि आप प्रिकॉशनली हर चीज़ छाँच-फटक के बाकायदा फ़ॉलो अप करें अपने गायना के साथ। अच्छा ये बताइए डॉक्टर शुमाइला कि जो जिन ख़वातीन के हर साल बच्चे पैदा हों, तो उसका उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? उन उसका उनकी सेहत के ऊपर 2 मुआशरों की फिर से बात करते हैं हम। एक अमेरिकन मुआशरा, एक पाकिस्तानी मुआशरा। जो अमेरिकन मुआशरा है, वो थोड़ा सेंसिबल, थोड़ा समझदार है, लेकिन हर जगह एक जैसे लोग तो नहीं रह सकते। यहाँ पे औरत अपनी मर्ज़ी से बच्चा जनेगी और अपनी मर्ज़ी से वो क्या उसको कहते हैं, वो जितना वक़्फ़ा देना चाहे, वो उतना वक़्फ़ा देगी। पाकिस्तानी मुआशरे में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर जगह पे। मैं ये नहीं कहती कि हमारा मुआशरा यहाँ वाला अच्छा है और पाकिस्तानी मुआशरा गलत है। हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मुसलसल बच्चे पैदा करने से हर साल उनकी सेहत के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ता है। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर, उनके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। कहते हैं जब एक औरत एक बच्चा जनती है ना, तो 2 साल तक उसकी बॉडी के अंदर जितनी ब्रेकडाउन हुई होती है ना, उसको रिकवर करने में 2 साल लगते हैं। तो कम से कम 2 साल का वक़्फ़ा ज़रूर दें। जी। तो डॉक्टर शुमाइला आपने बहुत सारे अच्छे मशवरे दिए बर्थ कंट्रोल के तरीकों के बारे में और ये बताइए कि ख़वातीन जिनके पास एक्सेस नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे कंट्रोल करें या किस तरीके से हम अपनी ख़ानदानी मनसूबाबंदी करें, तो वो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं? आजकल अगर फिर से 2 मुआशरों की बात करते हैं हम। एक यहाँ का मुआशरा
जो बहुत एडवांस है, जिनके पास हर तरह की रसाई है, उनके पास हर चीज़ मुहैया है, उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, उनको पता है। एक पाकिस्तानी मुआशरा जो आजकल काफ़ी एडवांस है, उनको भी हर तरह की नॉलेज है। ये अपनी-अपनी मेंटालिटी की बात है कि कुछ शौहर कहते हैं कि नहीं 3 महीने बाद चले जाएँगे, एंड पे चले जाएँगे। ये उनके अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट करने की अक्सर ज़रूरत है। और कुछ रूरल एरिया जिनको गाँव के एरिया कहते हैं, विलेज में, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी उसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है और उसमें भी वो यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे भी जा रहा है। और इवन के रूरल एरियाज़ के अंदर भी छोटी-छोटी डिस्पेंसरीज़ और डीएचक्यूज़ बने हुए हैं, जिनमें हर रोज़ ओपीडीज़ होते हैं और वहाँ पे लोग बाकायदा बैठ के इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सब प्रोसीजर होते हैं। टैबलेट्स भी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंजेक्शंस भी लगते हैं और लाइगेशंस भी होती हैं और कॉपर्टीज़ भी रखी जाती हैं। अच्छा ये बताएँ कि कितना टाइम मुनासिब है? जैसे काफ़ी सारे यंग कपल्स पूछते हैं कि हम जो है कितने बच्चे पैदा करें या हमें कितना टाइम लेना चाहिए? तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगी? फिर से मैं 2 मुआशरों की बात करती हूँ, यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं अमेरिकन अमेरिकन लिहाज़ से। यहाँ पे हमने कमाना भी, हमने पढ़ना भी और हमने बच्चे भी पैदा करने हैं और वो आपस की अंडरस्टैंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने करना है। अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो दे ब्रॉट अप इज़ वेरी ब्रॉड और उसके अंदर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं लोगों के पास। सो दे आर एबल टू मैनेज समहाउ। लेकिन 2 से 3 साल का वक़्फ़ा लाज़मन होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सिर्फ़ बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं होता, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका ब्रॉड अप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक पूरी जनरेशन चलानी है आपने आगे। तो 2 से 3 साल का वक़्फ़ा ताकि औरत की बॉडी की भी रिकवरी हो और उसको भी सुकून हासिल हो, तो वो काफ़ी है। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें कौन-कौन सी एंडोक्राइन बीमारियाँ हो सकती हैं? उनके अंदर सबसे पहले हाइपोथायरायडिज़्म हो सकता है। उनके अंदर हाइपरथायरायडिज़्म पहले से भी चल रहा हो तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। उनके अंदर शुगर हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वज़ह से उनको प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ सकती हैं और अगर वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो वो उनको फ़ालिज करा सकता है और उनको झटके यानी कि सीज़र लगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर महीने ज़रूर फ़ॉलो-अप करवाएँ। अगर बीपी शूट किया पता चलेगा, अगर यूरिन में प्रोटीन आई है पता चल जाएगा। तो बाज़ औक़ात उनको कोई ब्लड ब्लड डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, हीमोफीलिया चल रहे होते हैं, तो दे आर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशनली करना होता है कि यार ये ब्लीड ना कर जाएँ। तो ये सारी एंडोक्राइन की प्रॉब्लम चल रही हैं। हीमोफीलियाज़ वाले भी चल रहे हैं, कुछ इवन कि जब वो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी भी हो जाती है, तो उसके बाद भी औरत खतरे में ही है। अगर उसको किसी न किसी किस्म का उसके एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे का है, वहाँ से क्लॉट बन के माँ के अंदर चला गया है, तो उसको साँस नहीं आ रहा, बाद में उसको कोई पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो गया है। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर दैट 2 से 3 महीने शी इज़ एट रिस्क। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैं एज़ अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर लाहौर में काम करती थी एज़ अ 17 ग्रेड ऑफिसर। तो वो औरत आई मेरे पास, उसका हमने सी सेक्शन किया एंड शी गॉट डिस्चार्ज, वेरी फाइन। उसके बाद वो वापस आ गई 2 हफ्ते के बाद। वो कहती थी कि मुझे साँस नहीं आता, आई हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो जब वो ये कहती थी ना तो हम उसको न्यूबलाइज़ कर रहे हैं, उनको पल्मोनरी एम्बोलस तो नहीं हो गया था? पल्मोनरी एम्बुलेंस था। ओह माय गुडनेस! अब पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जो एक डिपार्टमेंट गायनी का बना हुआ है, सो अदर डिपार्टमेंट को आपने कॉल लिखनी है ताकि वो आके आपको दिखें। हमने मेडिसिन को कॉल की, उन्होंने आके कहा कुछ भी नहीं है, नथिंग हैपेंड। पर उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बिल्कुल ठीक नहीं थी, नॉट एट ऑल। मैंने उस पेशेंट को शिफ्ट किया एक टर्शरी केयर के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल जो किंग एडवर्ड के साथ एफिलिएटेड है। मैंने उनको वहाँ पे शिफ्ट किया, अपने रिस्क के ऊपर। मैं अपनी गाड़ी पे गई और उनको मैंने एम्बुलेंस में भेजा कि मैं आपके पीछे-पीछे आ रही हूँ और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। मैं उधर गई, मैंने उधर काम किया हुआ था। फॉर्च्यूनेटली मेरा यूनिट चल रहा था। मेरी एसआर आई,
उन्होंने फ़ौरन टेस्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने डी डाइमर्स एक टेस्ट होता है वो किया। उन्होंने कहा सीटी चेस्ट करो इसका, चेस्ट एक्स-रे करो एंड शी फिगर्ड इट आउट आफ्टर दैट शी वाज़ एनीमिक आल्सो एंड उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। तो इवन के बाद में भी उनको प्रॉब्लम्स हैं। जो एंडोक्राइन के लिहाज से प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रेसिपिटेट करती जाती हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरी एक दोस्त है यहीं पे एज़ अ वो फिजिशियन असिस्टेंट काम करती है एंड हर टीएसएच गॉट व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट हर टीएसएच गॉट ऑन 60,000 शी वाज़ प्रेग्नेंट। तो उसको हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ा एंड उसको फिर कम करना पड़ा कि देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस, एवरीथिंग कैन बी हैपन। तो फिर उसके बाद जब वो टोन डाउन हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, फिर उसको बेबी डिलीवर करा के फिर उसको डिस्चार्ज किया गया कि दोनों की लाइफ रिस्क के ऊपर थी। जी। जी, आपकी बात सुन के ये मुझे समझ में आ रहा है कि कितना अनप्रेडिक्टेबल कोर्स है। यानी जी, कुछ भी हो सकता है और उनका इन ख़वातीन के ऊपर नज़र रखना, उनका बाकायदा चेकअप कराना कितना जी, ज़रूरी है। काफ़ी सारे जी, लोग कहते हैं कि दुनिया में हज़ारों, लाखों बच्चे रोज़ पैदा होते हैं और हमेशा से बच्चे पैदा होते आए हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और दूसरी बात ये कि जिन जिन बच्चियों की बिल्कुल कम उम्री में शादी हो जाती है, जो जैसे 12-13 साल की हैं, बिल्कुल कम उम्र हैं, तो उनके यानी कम उम्री की शादी का ख़वातीन के जिस्म पर, उनके ज़हन पर, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? ये तो एक बहुत गंदा-सा तासुर पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों को तो जीने देना चाहिए, उनकी तो अपनी भरपूर ज़िंदगी जीनी चाहिए पहले। जब वो 18-19 साल की उम्र में आएँ, तो फिर आप उनके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। एक तो उनका बचपन गया, दूसरा अर्ली उनकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेज़ हो गई हैं फिर चांसेस हो जाएँगे उसके अर्ली मेनोपॉज़ल यानी कि उसका हमल माहवारी जल्दी ख़त्म होएगी। जब माहवारी उसकी जल्दी ख़त्म होएगी या ज़्यादा प्रेग्नेंसीज़ हो गई हैं, कुछ भी हो गया है तो उसको ज़्यादा बीमारियाँ आ जाएँगी, भूलने की बीमारी आएगी जब वो थोड़ी-सी बूढ़ी हो जाएँगी, 40-50 साल की हो जाएँगी, उसकी स्किन के अंदर चेंजेज़ आएँगी, वो डिप्रेशंस चली जाएँगी। तो उनको तो वो तो बच्चे हैं, उनको जीने देना चाहिए पहले। उनको भरपूर जीना चाहिए, उसके बाद एक सर्टेन एज पे जाके 18-19 साल की उम्र में जाके, फिर उनकी शादियाँ करो, फिर वो बच्चे पैदा करें और उनके अंदर भी वो 2-2 3-3 साल का गैप दें। और अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, इस बारे में अवेयर हैं। कुछ रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेज़ हैं, जहाँ पे अभी भी ये हो रहा है, लेकिन अदरवाइज़ अब अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, उनमें आगाही बढ़ रही है। जी। पता नहीं ये नंबर्स नए हैं या नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि तकरीबन 33% जो शादियाँ हैं मुल्क के अंदर, वो अंडर एज हो रही हैं। सब कुछ हो रहा है। अंडर एज हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। 14 साल की लड़की है तो 60 साल के बंदे के साथ शादी कर दी। क्यों? फैमिली के अंदर हम लोग आउट ऑफ कास्ट नहीं करते, हम लोग ये नहीं कर सकते। आई वाज़ डूइंग माय इंटर्नशिप इन मेयो हॉस्पिटल एंड व्हिच इज़ एफिलिएटेड विद द किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इन लाहौर। तो वहाँ पे 22 साल की लड़की की शादी की 8 साल के बच्चे के साथ, हुँ। 8 यानी साल के बच्चे के साथ। तो यानी कि क्या आई एम सॉरी, रीज़न गो अहेड। तो रीज़न वो क्या देती थी कि हम ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। हम लड़कियाँ मार देंगे लेकिन हम ख़ानदान से बाहर नहीं करते। उसने वो 8 साल के बच्चे को पाला, पोसा, बड़ा किया इवन कि शी वाज़ इन द निकाह व्हिच हमारे इस्लाम के लिहाज़ से शी वाज़ इन निकाह। उसको बड़ा किया एट द एज ऑफ 30-35 शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गॉट 1 सन। ये विटनेस्ड है। ये मैंने विटनेस किया इसको। जी, लेकिन शुमाइला निकाह या जो भी यानी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो 2 बालिग़ अफ़राद के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहिदा होता है। तो जी। अगर उसमें से एक बच्चा, एक माइनर है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको आक़िल बालिग़ होना ज़रूरी है। वही एनीवेज़, वो तो इट साउंड्स लाइक कि ये सिर्फ़ मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी सोशल, सोसाइटल और जी, लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं। जी, तो इसके लिए जो है ज़्यादातर ख़वातीन को लीडरशिप में आना होगा, उनको इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी और जी, उनको जो है कवानीन में और तब्दीली करनी होगी और घर-घर हो सके तो ये मालूमात फ़राहम करनी होंगी। मुझे जी। तो याद है हम जब छोटे बच्चे होते थे तो बर्थ कंट्रोल के इश्तहार टीवी पे आते थे। जैसे आप 8 बजे ड्रामा देखते थे, फिर आप देखते थे कि बर्थ कंट्रोल का ऐड आ रहा है। लेकिन अभी मैं सुनती हूँ कि ये चीज़ें अब वहाँ अलाउड नहीं हैं। इज़ दैट ट्रू? अ, टीवी के ऊपर? जी, टीवी पे? जी, जी। अभी तो फ़िलहाल इतना नहीं दिखाते टीवी के ऊपर लेकिन जब हम छोटे थे
राइट, अब तब वो दिखाते थे, अब तब अवेयरनेस देते थे। अब ज़्यादातर क्या एड्स आ रही होती हैं कि इनको अवेयरनेस दो कि इन्होंने पीरियड्स में कैसे मैनेज करना है बाहिर हो तो। अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, अब वो टीवी पे बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे भी अवेयरनेस लेना चाहें तो बाकायदा इनके सेंटर्स बने हुए हैं। इवन कि आप किसी हॉस्पिटल में भी जाएँ ना, लाइक लेडी अचिंसन हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा गायनी का हॉस्पिटल है। आप उसमें भी जाएँ तो इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक जी, सेपरेट रूम में वहाँ पे एलएचवीज़ बैठी हुई हैं जो आपको बाकायदा गाइड करेंगी। आपको हेल्प आउट करेंगी इस चीज़ के लिए। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि बर्थ कंट्रोल या ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी या घर चलाना या अपना मुल्क चलाना सिर्फ़ ख़वातीन का तो मसला नहीं है, ये तो एक सबका ही मसला है। यानी कि माँ की सेहत के ऊपर उनके बच्चों की सेहत का दारोमदार होगा, उनके बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, माशरा तो ख़वातीन और मर्दों सबसे मिलकर बनता है। तो इसमें जैसे उनके घर में जो मर्द हैं वो क्या कर सकते हैं? यानी कि जैसे भाई हैं या शौहर हैं या जिनके पास ज़्यादा मोबिलिटी के ज़्यादा चांसेज़ हैं या ज़्यादा राइट्स हैं उस माशरे के अंदर, उस मुल्क के अंदर, तो फिर वो किस तरीके से इसमें हाथ बटा सकते हैं? जब औरत एक प्रेग्नेंट होती है तो डिफरेंट सबसे पहले होता है कि पाकिस्तानी मुआशरे में या रूरल एरिया में वो प्रेग्नेंट भी है तो काम औरत नहीं करना है। पूरा घर का काम करना है, उसने सफाई करनी है, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो उस सिलसिले में सबसे पहले आप उसको फैसिलिटेट करें। औरत अपनी एक्सरसाइज़ जारी रखे, मर्द उसको हर तरह से फैसिलिटेट करें, घर के थोड़े से कामों में हेल्प आउट करें। उनको भी मर्दों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर फ़ॉलो-अप के लिए लेके जाएँ। मैं जब काम करती थी तो मैंने देखा कि औरतें अकेली आती हैं बेचारी। वेरी रेयर कि उनके बंदे साथ आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जाएँ तो आप वो बुलाती हैं डॉक्टर्स यहाँ पे अमेरिकन माशरे में कहती हैं नहीं, आप अपने हस्बैंड के साथ आएँ, हमने डिस्कस करना है। तो ये चीज़ वहाँ पे भी ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ये उनको भी अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको भी तालीम याफ़्ता कर रहे हैं क्योंकि वो एक नस्ल चला रहे हैं आगे। तो उस सिलसिले में उनको हेल्प करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रखें, कर सकते हैं। मर्द अगर चाहे तो वो कर सकते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा रख सकते हैं, उसको स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, घर के कामों में थोड़ा हेल्प करें, अच्छी डाइट दें उसको, अंडे, दूध, फ्रूट किसी चीज़ की कमी ना होने दें बिकॉज़ शी नीड्स प्रोटीन। हर बैलेंस डाइट चाहिए। कहते हैं जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, एक नॉर्मल बंदा होता है ना, उसको 1200 कैलोरीज़ चाहिए पर डे। एक औरत प्रेग्नेंट को 2400 कैलोरी चाहिए मीन्स डबल, डबल। तो वो उन चीज़ों का ख़्याल रख के वो उसके साथ शाना-बशाना काम कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शुमाइला सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपके सारे मशवरे और नसीहतों के लिए भी बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। Is there anything else you want to add? नो, आई एम गुड। Okay, well, very good. So we'll end here, and hopefully, some people will hear it and they will find it informative. Chale. Thank you so much. Take थैंक care. यू मैम।